देखिए इस बेला में हम लोग आज पढ़ेंगे एक खास चैप्टर जो कि आपको बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर ये बहुत भयानक दर्द आपको देता है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहां पर बच्चों को समझ में थोड़ी कम आती है, लेकिन ये वैसा चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स के दौरान चलता है। हर दिन आपको इसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको समझना होगा वेक्टर एंड स्केलर को। आते हैं हम लोग वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं? चला सदिश और अदिश की बात करते हैं कि कौन है सदिश और कौन है अदिश। ध्यान दीजिएगा, सदिश और अदिश, सदिश और अदिश। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए तो फिर मैं शुरू करता हूं। आप भोरे भोर उठिए तो एकदम आराम से थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो जाइए, और थोड़ा सवेरे उठिए और थोड़ा ब्रश व्रश मार लीजिए। हेलो हेलो, आते हैं सर हम लोग टॉपिक पे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेक्टर एंड स्केलर। ये भी चैप्टर ऐसा है सर कि अभी समाप्त नहीं होगा, ये पूरे फिजिक्स चलेगा। दो चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर एंड स्केलर, ये पूरे फिजिक्स चलेगा और अभी आपको मात्र 2% समझने हैं। इसके बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। कहते हैं आते हैं हम लोग सर चैप्टर 2 पे, और द नेम ऑफ द चैप्टर 2 इज वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर, इसको हम कहते हैं सदिश तथा अदिश। आइए सर, पहला टॉपिक है कि सदिश कहते किसको है सर? सदिश कहते किसको है? पहला तो टॉपिक यही बनता है ना। अब सब उठ जाओ भाई लोग, कितना कुड़ियाओगे? हो गया कुड़ियाना, बंद करो भाई, मामला गड़बड़ा जाएगा। उठ जा, उठ जा मेरे सोना, मेरे शेर, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। सब जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग विश कर दो, तो जल्दी जल्दी सब गुड मॉर्निंग विश करो। काशी की धरती से प्रणाम। ये धरती से प्रणाम मत किया करो यार, वो मेरी भी धरती है, खाली तोरे धरती न है। जो जो उठ गया भाई जल्दी से गुड मॉर्निंग विश कर दे। सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग है। हेलो हेलो हेलो, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए जल्दी से, जो लोग उठ गए हैं। चैप्टर 2 का पीडीएफ नहीं मिला होगा, मिल जाएगा। अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 का पीडीएफ 10 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। अब बहुत जल्दी मैं सारा का सारा एक ही बार में देने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलो, जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग विश कर दे भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार है सर। वेरी गुड। अब देखिए, कहते हैं सबको नमस्कार है सर। कहते हैं सदिश क्या है रे भाई? सदिश किसको कहते हैं? सदिश देखो, दो चीजें हैं तुमको पढ़ने के लिए। एक है भाई मेरे सदिश, ध्यान देना, एक है हमारा सदिश और एक है अपना अदिश, जिसको इंग्लिश में इसको कहते हैं वेक्टर, इसको कहते हैं हम लोग स्केलर। स का मतलब होता है हां, और अ का मतलब होता है नहीं। ध्यान देना, श का मतलब होता है हां, अ का मतलब होता है नहीं। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? कहते हैं हां हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग अमान्य, जो मान्य नहीं हो। असाधारण, तेरे को चला अपने मम्मी पापा के लिए उठना हो, तुमको तो मेरे समाज के लिए उठना होगा, उठ जा। अगर समाज में अपनी एक वैल्यू चाहता है तो उठ के बैठ जा। कहते हैं अगर असामान्य जो सामान्य नहीं हो, अमान्य जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं है, अदिश जिसमें दिशा नहीं है, अदिश जिसमें दिशा नहीं है, सदिश हां हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं, अदिश नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। एकदम सिंपल है।
हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। अ मतलब होता है नहीं, अमान्य जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो। नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। और रही बात परिमाण की सर, तो परिमाण इसमें भी होता है और परिमाण इसमें भी होता है। परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो परिमाण इसमें भी होता है, अब परिमाण इसमें भी होता है, जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो कहते हैं सदिश हां हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। असदिश जिसमें परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, अदिश जिसमें परिमाण, अब दोनों में परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड कॉमन है। मैग्नीट्यूड कहते हैं किसको सर? तो सर जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 किलोमीटर उत्तर की ओर अलाउद्दीन का घर है। अलाउद्दीन का घर है, किधर है घर? 2 किलोमीटर उत्तर की ओर किसका घर है? अलाउद्दीन का घर है। तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर अगर अलाउद्दीन का घर है, तो सुना रे, ये 2 किलोमीटर जो है ना, ये तेरा परिमाण है, मैग्नीट्यूड। एकदम आराम से, सबसे उल्टा चैप्टर में से एक चैप्टर ये है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी 2% आएगा, पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे तब 100% आएगा। कहते हैं अगर 2 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर उत्तर है, तो ये परिमाण है। और अगर हम उत्तर की बात करें, ये दिशा है। अगर हम चला उत्तर की बात करें तो उत्तर क्या है? दिशा है। 2 किलोमीटर उत्तर यानी 2 किलोमीटर परिमाण है और उत्तर दिशा है। लेकिन अगर हम कहते हैं 2 केजी चावल, 2 केजी चावल, तो तुम गौर से देखोगे इसमें कोई दिशा नहीं है। कभी ये कोई बोलता है 2 केजी चावल पूरब की तरफ मुंह दो, सब चावल के मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। कभी ये कोई बोलता है कि 2 केजी चावल पश्चिम की तरफ दो। तो इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें केवल और केवल परिमाण होता है। इसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। और ये 2 केजी चावल दो, इसमें परिमाण दिशा नहीं होता है, तो इसमें केवल परिमाण होता है। तो तुम गौर से देखोगे तो ये जो है ना, ये मामला है आपका सदिश का। एकदम आराम से, जगह ही छूट जाएगा ना, पूरा फिजिक्स में डेली दर्द होगा। ये मामला है सदिश का, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। और जिसमें केवल और केवल परिमाण होगा उसको हम कहते हैं अदिश। उठ जा भाई, उठ के बैठ, अपने मम्मी पापा के लिए भाई, उठ 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 उठ। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जिंदगी में होगी बहुत बड़ी हलचल और बहुत बड़ा बहार। तेरी होगी शादी। सोच क्या होगा तेरे साथ, समझ रहा है? जो अरमान तो इतने दिनों से पाल पाल के बहा रहा है, उस सब अरमान तो हर पूरा हो जाएगा। बुझा रहा है? सब चीज पूरा हो जाएगा। जे तू सोचता है ना कि ये सब करेंगे, सब पूरा होने वाला है, क्योंकि तेरी शादी होने वाली है। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है कि कैसी लड़की चाहिए। वो डिपेंड करेगा ये 2 महीना तू कैसे करता है। अगर एकदम चाहता है कि एकदम फूल जैसी सुंदर लड़की मिले, मां कसम पत्थर जैसा सही मेहनत कर ले। फूल ने ओकरो से अगर कुछ मुलायम होगा तो मखमली, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कंडीशन अप्लाई, पूरा एकदम रिलायंस टू रिलायंस जाने दो, अन्य तो मामला ऐसा फंसेगा कि फूल तो फूल, मां कसम नाला के कचरा नसीब नहीं होगा। इसलिए अगर ब्याह करना है बढ़िया लड़का या बढ़िया लड़की से, तो भर मन पढ़। एक बार नौकरी हो जाएगा ना, तू कहेगा नहीं नहीं ठीक नहीं है, एग्रास करेंगे। और नौकरी नहीं हुआ ना, तो तू कहेगा हाँ हाँ ये हो ठीक है। तो देख लो तेरा दुन में की करना है अपने हिसाब से। इसलिए उठ,
कहते हैं 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इसको हम कहते हैं चला सदिश। और अगर कहते हैं 2 केजी चावल, इसमें चला परिमाण भी है, 2 केजी चावल, तो इसमें केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं। जैसे हम कहते हैं 3 घंटा, तो 3 घंटा कभी बोलते हैं 3 घंटा पूरब की तरफ, नहीं बोलते हैं ना। तो 3 घंटा अगर हम लोग कहते हैं तो 3 घंटा पूरब की ओर हम लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि 3 घंटा अगर हम कह देंगे पूरब की ओर, तो वो वाजिबे नहीं बनता है। कोई कभी कहता है 5 घंटा पूरब की ओर समय हो रहा है, इसका मतलब उसमें सिर्फ 5 घंटा है, दिशा नहीं है। इसका मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा, लेकिन परिमाण तो दोनों में होगा। दिशा केवल सदिश में होगा, और अगर अदिश है तो उसमें दिशा नहीं होगा। हम कभी नहीं बोलते 2 घंटा पूरब की ओर। तो कहने का मतलब मेरा यह है चला कि सदिश किसको कहते हैं और अदिश किसको कहते हैं। सदिश उसे कहते हैं चला, सदिश उसे कहते हैं, देखो सदिश का डिफिनेशन, सदिश वह भौतिक राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश वह भौतिक राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, और अदिश वह भौतिक राशि है जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश वह एक के बार सर किताबें आप तक पहुंच जाएगा, बस सर कुछ पलों की बात है, 2 दिन में तो बुक एकदम 100% मेरे तरफ से फाइनल हो जाएगा। और बुक मैंने भेजना भी शुरू कर दिया, आज से मैं भेजना शुरू कर दूंगा पब्लिकेशन को, इधर से फाइनल भी होगा, उधर काम भी खत्म हो जाएगा और आपको बुक सर आप तक पहुंच जाएगी। कहते हैं अदिश वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश कहते हैं, और वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश कहते हैं। अब देखो मामला यह है चला कि ये जो सदिश है ना, इसमें दिशा होती है, इसको साधारण बीजगणित के नियम से नहीं जोड़ सकते। सदिश में दिशा होती है, इसको साधारण बीजगणित के नियमों से नहीं जोड़ सकते। काहे नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इसमें अगर हम कहते हैं, ध्यान देना, तेरी देखो, अगर हम कहते हैं कि 2 किलोमीटर पूरब की ओर और 3 किलोमीटर कोई पश्चिम की ओर जाएगा, तो इसमें दिशा न है। तो दिशा है तो इसको हम नहीं कह सकते कि 5 किलोमीटर। नहीं भाई, 2 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर इधर गया, कैसे जोड़ दोगे तुम 5 किलोमीटर? मान लो ये 3 किलोमीटर इधर जाता, तब तुम कैसे जोड़ देता 5 किलोमीटर? लेकिन अगर अदिश की बात करोगे तो ये 2 केजी चावल प्लस 3 केजी चावल इज इक्वल टू 5 केजी चावल होता है। तो अदिश को साधारण बीजगणित के नियम के द्वारा जोड़ा जा सकता है, जबकि सदिश को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। इसका अपना बीजगणित है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अदिश, ध्यान देना, दिसंबर में एग्जाम है, जॉग, यही तो हर कैरियर है। हमने कहा कि अदिश वह भौतिक राशि है जिसके पास केवल परिमाण है, सदिश वह भौतिक राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों है। तो सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, जबकि अदिश को एकदम साधारण अलजेब्रा 2 + 3 = 5 के नियमों का पालन करता है। अब ध्यान देना, कहता है सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है, यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं 2 किलोमीटर इधर की ओर और 3 किलोमीटर इधर की ओर, तो हम कभी नहीं कह सकते 5 किलोमीटर। कभी कह सकते हैं क्या? इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, 2 3 5 कैसे कह देंगे? लेकिन अगर हम कहते हैं 2 केजी चावल और 3 केजी चावल, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 केजी चावल। 2 केजी चावल प्लस 3 केजी चावल, इसको हम जोड़ देंगे, कहेंगे 5 केजी चावल, एकदम कहिए सकते हैं। तो ये अदिश है, ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, लेकिन जिसमें दिशा होगा इधर की ओर और इधर की ओर, ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता।
नहीं करता। तो कहता है यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा उसे सदिश कहते हैं, जिसमें केवल और केवल परिमाण होगा उसे अदिश कहते हैं। द नेक्स्ट वन कहता है अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाता है। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण, दिशा नहीं होगा, क्योंकि नाम है इसका अदिश। जकर क्लास छूट गया उसको पूरा फिजिक्स में डेली दर्द होगा। अब ध्यान देना, कहता है क्या कहता है, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाता है। कौन राशि कहलाता है? चला, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो, क्योंकि अदिश है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 5 केजी चावल, कभी कहते हैं 5 केजी चावल पूरब की तरफ मुंह करके दो। 10 केजी चावल, कभी कहते हैं 10 केजी चावल पूरब की तरफ मुंह करके दो। 2 लीटर दूध, कभी कहते हैं 2 लीटर दूध ऐसा दो जिस दूध का मुंह पूरब की तरफ घुमा हुआ हो। कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो अदिश है, उसमें दिशा नहीं है। तो कहते हैं यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। एकदम साधारण बीजगणित 2 केजी प्लस 3 केजी बराबर 5 केजी, यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता। ध्यान देना, हमने कहा सदिश किसको कहते हैं, तो सदिश उसको कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, और अदिश उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण है। और अगर हम बात करें सदिश और अदिश की, तो अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक लाइन थोड़ा याद रखना है, अदिश जिसमें दिशा ना हो, सदिश जिसमें दिशा हो। अब सदिश है कौन कौन, हमको ही बताइए सर। एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। अब देखिए दूरी और विस्थापन क्या है, हम तो वैसे अगला चैप्टर का पहला टॉपिक है यही है। हम बोलेंगे ये 2 चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको आगे पढ़ना है, लेकिन इंट्रो तो आपको यहां पढ़ना होगा। अगर मान लो यहां से यहां तक जाते हैं, हमको ध्यान देना, अगर हमको यहां से यहां तक जाना है, अगर हमको यहां से यहां तक जाना है, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो सीधे चले जाइए, या तो सीधे चले जाइए, या नहीं तो ऐसे ऐसे करके जाइए। ये जो है ना, ये हो गया आपका न्यूनतम दूरी। इसी न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इसी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इन न्यूनतम दूरी का ही दूसरा नाम विस्थापन है। लेकिन कब? जब सीधे सीधे जाएगा तब। अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई दिशा नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं दूरी। ध्यान देना, अगर हमको यहां से गांधी मैदान जाना है तो हम एकदम आंख के सीध में ऐसे जाएंगे तो एकदम निश्चित दिशा। सर सदिश उसे नहीं कहते जिसमें दिशा होता है, सदिश उसे कहते हैं जिसमें निश्चित दिशा होता है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें निश्चित दिशा होता है। ये ऐसे ऐसे करके जाएगा तो इसमें दिशा नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे जाएगा इसका मतलब इसमें दिशा है। कोई फालतू का बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई, फुल कंसंट्रेशन, नो झोलझाल। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाना चाहता है तो एक रास्ता हो सकता है कि वो इससे जाए, और एक रास्ता होगा एक निश्चित दिशा में सीधे जाए। तो अगर कोई व्यक्ति निश्चित दिशा में सीधे जाता है तो इसको हम सदिश कहते हैं। ये विस्थापन इसीलिए सदिश है क्योंकि एक निश्चित दिशा में है और दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए यह अदिश है। तो जेकरा में दिशा होगा वो क्या है? सदिश है। ध्यान देना, अभी मात्र 2% समझो तो और काम हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद तो सब चैप्टर बहुत आसानी से बुझाएगा। कहते हैं सदिश किसको कहते हैं? जैसे विस्थापन सदिश है। तो देखो ध्यान देना, हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे घर में सब लोग अच्छे हैं इसका मतलब मेरा परिवार अच्छा है। अगर कोई एक लोग भी अच्छा है और उसके नाम से मेरा परिवार जाना जाता है तो मेरा पूरा परिवार अच्छा है। अब तुम कहोगे सर नहीं समझे। जैसे विस्थापन हो गया सदिश राशि, और अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी हो गया अदिश राशि।
विस्थापन की अगर हम बात करें तो यहां पर दूरी लिखा हुआ है ये, क्योंकि दूरी की निश्चित दिशा नहीं होता। सबसे दर्द वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद तुम्हारा सारा दर्द खत्म होने वाला है। फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगा, लेकिन इस चैप्टर भर तो दर्द होगा। कहते हैं जिसमें दिशा होगा वो सदिश है, तो विस्थापन में दिशा इसलिए ये सदिश है, दूरी में दिशा नहीं है इसलिए ये अदिश। बताओ समय में कोई दिशा होती है क्या? समय में कोई दिशा होती है क्या? हेलो, क्लास में चला। हेलो, अब देखो अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान में कोई दिशा होता है? चला कभी हम लोग बोलते हैं 2 केजी चावल पूरब की तरफ, बोलते हैं क्या? 3 केजी चावल पश्चिम की तरफ। तो द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता इसलिए यह अदिश है। रही बात कार्य की, कार्य में कोई दिशा होता है क्या? ऐसा कोई कूली बोलता है कि हम कार्य जब भी करेंगे पूरब की तरफ करेंगे? ऐसा कोई लेबर बोलता है क्या कि हम जब भी कार्य करेंगे पश्चिम की तरफ करेंगे? तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती। रही बात ऊर्जा की, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि मेरी ऊर्जा पूरब की तरफ है, अलाउद्दीन की ऊर्जा पश्चिम की तरफ है, फखरुद्दीन की ऊर्जा दक्षिण की तरफ है, ऐसा कोई कहता है क्या? ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती इसलिए हम कहते हैं यह अदिश है। और शक्ति ऐसा है कि कॉम्प्लेन पियोगे तो पूरब की तरफ शक्ति आएगी, अब बूस्ट पियोगे तो पश्चिम की तरफ शक्ति आएगी। शक्ति की कोई दिशा नहीं होती इसलिए हम कहते हैं अदिश है। क्षेत्रफल, कभी ये कोई कहता है कि मेरा घर जो है इतना क्षेत्रफल में पूरब की तरफ मुंह करके बना हुआ है? क्षेत्रफल का मुंह, घर का मुंह हो सकता है, क्षेत्रफल का मुंह होता है क्या? हम लोग कहते हैं कितना क्षेत्रफल है, कहते हैं 1300 स्क्वायर फीट। कभी कहते हैं 1300 स्क्वायर फीट जमीन का क्षेत्रफल है जो पूरब की तरफ है। नहीं, क्षेत्रफल का कोई दिशा नहीं होता इसलिए हम कहेंगे यह अदिश है। उसके बाद आ जाइए आप ताप, जो आपको समझ में आएगा। आयतन, आयतन कभी जाते हैं दुकान पे जाके कभी बोलेंगे 2 लीटर दूध दे दो पूरब की तरफ मुंह करके दूध का, इसलिए आयतन की कोई दिशा नहीं होती। लेकिन ये चैप्टर बोले धीरे धीरे पूरा फिजिक्स खत्म होगा तब ये चैप्टर खत्म होगा। और रही बात समय, समय की तो एकदम दिशा नहीं होती। कभी नहीं बोलते हैं कि 5 घंटा पूरब की तरफ, 2:03 पश्चिम की तरफ, कभी बोलते हैं क्या? तो समय की कोई दिशा नहीं होती। अब रही बात ताप की, तो ताप की भी कोई दिशा नहीं होती। कभी हम लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है पूरब की तरफ मुंह करके, कभी बोलते हैं क्या? ये चैप्टर ही टफ लगेगा, इसके बाद फिजिक्स बहुत आसान है। इस चैप्टर के बाद ये बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि इसका सारा टॉपिक जो है आगे दिया हुआ है सारे चैप्टर्स में, इसलिए तुमको प्रॉब्लम होगा। कहते हैं अगर हम ताप की बात करें, लेकिन इस सब चैप्टर का सर बेसिक फंडामेंटल है इसलिए उसको समझिए। ताप की अगर हम बात करें तो कहते हैं ताप क्या है, तो कहेंगे ताप जो है टेम्परेचर है। टेम्परेचर इसकी कोई दिशा नहीं होती, कभी नहीं बोलते 100 डिग्री सी पूरब की तरफ। वो चीज पढ़ना होगा जिस दूसरे को पढ़ने में कष्ट होता है, तभी नौकरी होगा। ना तो 2 करोड़ 40 लाख में तोरा मिलवे तू पते नहीं चलेगा हमारा रोल नंबर काहे नहीं है। ताप की कोई दिशा नहीं होती। 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप है तो कभी नहीं बोलते हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पूरब की तरफ। ताप की कोई दिशा नहीं होती। अब रही बात, अब कुछ और चीजें हैं जिसकी दिशा, जैसे देखो एक होता है चाल, एकदम आराम से चलाई चाल। इस सब हम फिर पढ़ाएंगे, वेक्टर है कि स्केलर, इस सब का यूनिट एंड डायमेंशन फिर आगे पढ़ाएंगे, तभी थोड़ा थोड़ा ही सीखो। शक्ति में जाएंगे तो हम बताएंगे ये सदिश है कि अदिश है। कार्य में जाएंगे तो बताएंगे सदिश है कि अदिश है। ऊर्जा में जाएंगे तो बताएंगे सदिश है कि अदिश है। इसका मात्रक क्या है, इसका बीमा क्या है। चाल बराबर होता है चला दूरी बटा समय। अब ध्यान देना, तो दूरी भी अदिश है और समय भी अदिश है। इहो कुत्ता, तो अगर पूरा परिवार कुत्ता, एगो आदमी होता तो ये आदमी हो जाता। दूरी भी अदिश है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो इसको दूरी कहते हैं। और समय तो अदिश ही है, तो दूरी और समय दोनों अदिश है तो कहेंगे चाल भी अदिश। तो देखो चाल तुम्हारा दिया हुआ होगा कहीं, ये रहा। लेकिन अगर 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 आप कहते हो कि वेग बराबर चला होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ये तो कुत्ता है, ये कुत्ता इसलिए है क्योंकि भैया ये अदिश है। अदिश को मान लेते हैं कुत्ता, सदिश को मान लेते हैं आदमी। ये कुत्ता है, लेकिन विस्थापन तो सदिश है ना।
तो कोई एक भी अगर सदिश होगा तो ये सदिश हो जाए, यानी अगर कोई एक भी, ये हर जगह लेकिन लागू नहीं होता है, अगर कोई एक भी सदिश, ये आदमी है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता इसलिए क्योंकि अदिश है, समय की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन ये आदमी है, विस्थापन सदिश है। विस्थापन किसको कहते हैं? जो सीधे जाएगा। तो ये अदिश सदिश है, इसलिए ये सदिश होगा। इसलिए देखो वेग को हम लोगों ने यहां लिखा, कोई एक भी सदिश होगा तो ये सदिश हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम त्वरण की बात करते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटा समय। तो वेग बटा समय अगर त्वरण होता है चला, तो समय तो कुत्ता है लेकिन वेग तो आदमी है। तो चूंकि वेग आदमी है इसलिए ये भी आदमी होगा, इसलिए हम कहते हैं त्वरण सदिश है। त्वरण क्या है चला? सदिश है। अब रही बात बल की, तो बल बराबर होता है चला द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता। कहां लागू नहीं होता है वो हम आगे बात करेंगे चैप्टर्स में। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये द्रव्यमान भी कुत्ता है लेकिन त्वरण तो सदिश है, इसका मतलब बल सदिश होगा। तो देखो बल सदिश। फिर होता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान कुत्ता है, देखो यहां द्रव्यमान की अगर बात करोगे, द्रव्यमान देखो कुत्ता है, तो द्रव्यमान कुत्ता है लेकिन वेग आदमी है। तो वेग अगर आदमी है तो ये आदमी हो जाएगा, दैट इज संवेग, दैट इज संवेग। अब ध्यान देना, अगर ये कुत्ता है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान 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 एक अदिश राशि है, लेकिन वेग सदिश राशि है, ये आदमी है, इसका मतलब ये आदमी होगा। तो देखो संवेग आपके सामने है, ये सदिश राशि। हम बोले 2% बुझाएगा, धीरे धीरे बुझाएगा। ये चैप्टर पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा तभी चैप्टर बुझाएगा। आवेग की बात करो, आवेग क्या है? आवेग की अगर बात करोगे तो आवेग बराबर होता है बल गुना समय। ये सब आवेग का डिफिनेशन पढ़ाएंगे, ये सदिश क्यों है, अदिश क्यों है, वहां भी बताएंगे। इसका यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालेंगे वहां भी बताएंगे। लेकिन सर बेसिक फंडामेंटल तो सीखिए। समय क्या है? अदिश राशि है, कुत्ता है ये। समय क्या है चला? अदिश राशि है। लेकिन बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, ये आदमी है तो ये भी आदमी हो जाएगा, यानी आवेग सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मेनली हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, लेकिन ये अभी बात नहीं करेंगे। जब हम जाएंगे अपने टॉपिक्स में तब बात करेंगे। विभव है, धारा है, ये सब की बात हम अभी नहीं करेंगे। अभी देखो हम किसका किसका बात कर दिए, मोर देन 90% का बात हम लोग अभी किए हैं। विस्थापन सदिश राशि है, ये आप जानते हैं क्योंकि सीधे जाएगा तो विस्थापन, और अगर टेढ़ा जाएगा इसे ऐसे तो ये अदिश राशि। दूरी, ये दूरी है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये विस्थापन है, इसकी दिशा होती है। ये विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो कहते हैं विस्थापन, आई हो गया दूरी, दूरी में कोई दिशा नहीं होती, अदिश होता है। ध्यान देना, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, कार्य का कोई दिशा नहीं होता, ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता, शक्ति का कोई दिशा नहीं होता, क्षेत्रफल का कोई दिशा नहीं होता। उसके बाद आ जाओ, समय की कोई दिशा नहीं होती, आयतन का कोई दिशा नहीं होता। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो न दूरी की दिशा होती है न समय की होती है, इसलिए चाल की भी नहीं होती, इसलिए चाल भी अदिश राशि। घनत्व की बात कर लो, घनत्व बराबर एकदम आराम से चला, मात्र 2% समझ, द्रव्यमान अब बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान भी चला अदिश राशि, आयतन भी अदिश राशि। न द्रव्यमान की दिशा न आयतन की दिशा, तो घनत्व की भी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं घनत्व क्या है, ये भी एक अदिश राशि। अब बच गया दाब, तो दाब एक अपवाद में आ जाता है। तुमको अब हम क्या क्या आगे बताने वाले हैं, ये ताप भी हमने बता दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
नहीं कहते हैं पूरब की तरफ है, इसलिए ये भी अदिश है। विभव, धारा और दाब, ये जब हम टॉपिक में जाएंगे तब बात करेंगे, अभी तुमको ये नहीं सीखना है। अब देखो विस्थापन की अगर हम बात करें, ये सदिश है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन अब बटा समय। तो वेग बराबर अगर विस्थापन बटा समय होता है चला, तो विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए ये भी सदिश राशि है। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो वेग सदिश है, इसलिए ये भी सदिश है। ई विद्युतीय क्षेत्र अभी आपको नहीं समझ में आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी नहीं समझ में आएगा। बल की अगर हम बात करें तो बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, त्वरण सदिश राशि है। संवेग ये भी सदिश राशि है, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, वेग सदिश है, इसलिए संवेग सदिश है। आवेग की अगर हम बात करें तो आवेग भी सदिश राशि है। आवेग की अगर हम बात करें तो आवेग क्या है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर होता है भाई मेरे बल गुना समय। तो चूंकि बल सदिश राशि है, इसलिए यह भी सदिश राशि है। हमने जिसको जिसको घेरा है, ये सारा का सारा करंट और मैग्नेट टॉपिक में हम आपको बताएंगे, और दाब भी दाब टॉपिक में बताएंगे। यानी ये पांचों को हमने छोड़ा है। यहां पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक डिफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। अब ध्यान देना, कहते हैं के है ये एरिया वेक्टर रे, दानव कहीं का एरिया वेक्टर पढ़ेगा। एरिया वेक्टर कभी सुना है रे? कभी कौन क्वेश्चनों बनाओ, कभी क्वेश्चन बनाइए सर प्रीवियस ईयर का, तब पता चलेगा कि पूछता है कि नहीं पूछे। वेक्टर एंड स्केलर का तो एगो किताबे है, +2 में जाइएगा ना, 200 पेज का एगो किताबे है, पढ़िए, मामला गड़बड़ाएगा। आपका जो सिलेबस है सर, उसमें आपको कौन सदिश कौन अदिश पूछेगा, नहीं तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी इसको पढ़ा दिए चला, इसको भूल जाओ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम पढ़ा देंगे पूरा फिजिक्स, ये अपने आप तेरे जहन में आ जाए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन कहते हैं सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेक्टर को। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर कहते हैं कि ये मान लीजिए एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि गांधी मैदान 20 किलोमीटर। देखिए तो इससे सर पता चल रहा है कि किधर की ओर, गांधी मैदान 20 किलोमीटर, इससे ये पता चल रहा है कि किधर की ओर होगा। कहीं पर भी बोर्ड लगा हुआ है कि गांधी मैदान 20 किलोमीटर, एकदम पता नहीं चल रहा है किधर की ओर हो। इसमें अगर हम एरो दे दें ऐसे, तो पता चल जाएगा कि भैया इधर की ओर 20 किलोमीटर जाना है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी उठ के बैठा 6 बजे उठ और 10 साढ़े 10 बजे सूझ जो, ना तो मामला ऐसा बोरा में जाएगा, जिंदगी भर सो नहीं पाएगा। अब भोरे उठना पड़ेगा पूरा जिंदगी। अगर चाहता है कि पूरा जिंदगी आराम से उठे, 10 बजे ड्यूटी जाए, तो भोरे भोर अभी उठ, 2-3 महीना के बात है, ठीक ना। ध्यान देना, कहते हैं गांधी मैदान अगर हम कहते हैं 20 किलोमीटर है, तो एक तीर का चिन्ह देने के बाद पता चल जाता है कि डायरेक्शन इधर है। अगर ये कोई आदमी है और हम चाहते हैं कि इसमें दिशा, ये सदिश हो जाए, सदिश हो जाएगा तो इसमें दिशा देना पड़ेगा, और दिशा देने के लिए हम एक तीर का चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे तो इसमें दिशा आ जाएगा। नहीं समझा? अगर ये लड़का है, इसको हमको सदिश बनाना है, सदिश में परिमाण तो सब में होता है, हम अगर उसमें दिशा दे दिए तो सदिश हो जाएगा। कि नहीं कुड़िया रहा है, कुड़ियाओ तनिको पौड़ तनी जादे, हाथ निकाला, वेरी गुड, अच्छा बच्चा। मामला गड़बड़ाए तो भोरे भोर के समय। अगर ध्यान देना, अगर किसी को सदिश बनाना है तो उसके पास एक खास चीज है जो है दिशा।
अगर किसी को लड़का बनाना है तो उसके पास एक वो खास चीज है, वो ओकरा दे देंगे, वो बना देंगे ओकरा, तो लड़का हो जाएगा। नहीं, सदिश बनाना है तो उसके पास एक वो खास चीज है दिशा, वो दे देंगे तो सदिश हो जाएगा। तो सर क्या है? तो वो है दिशा। यानी किसी को भी सदिश के रूप में निरूपित करने के लिए उसमें दिशा देना होगा, और दिशा देने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाना होगा। किसका चिन्ह लगाना हो? तीर का चिन्ह लगाना हो। अब देखो, कहते हैं सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां तीर का माथा, जहां अगर हम तीर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे ऐसे, ये जो माथा है ये दिशा को बताएगा, ये जो लंबाई है ये परिमाण को बताएगा। क्योंकि चला अगर कोई सदिश है, अगर कोई सदिश है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा दिशा और एक होगा परिमाण। इसका जो माथा है ना ये दिशा को बताएगा कि इधर है, और इसकी जो लंबाई है ना ये परिमाण को बताएगा। इसकी जो लंबाई है किसको बताएगा? इसकी लंबाई परिमाण को बताएगा। ध्यान देना, कहते हैं सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है, ये जो माथा है ये उसकी दिशा को बताता है, और उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताता है। ये जो लंबाई है उसकी, ये उसके परिमाण को बताता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। इसका जो माथा है ये दिशा को बताता है, इसकी लंबाई जो है ये परिमाण को बताता है। इसीलिए देखो किसी के भी ऊपर अगर आप तीर का चिन्ह लगा दोगे, अलाउद्दीन है उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दो, ए है उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दो, तो अब एकरा पढ़ेंगे ए, एकरा पढ़ेंगे सदिश ए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए। इसको पढ़ेंगे बी, इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे, अब इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी। इसको पढ़ते हैं चला बी, अब इस पर तीर का चिन्ह लगा देंगे, कहेंगे वेक्टर बी। क्या कहेंगे? चला टेलीग्राम चैनल मेरा ढूंढने में प्रॉब्लम है अभी तो रहा, दुष्ट दानव कहीं का। एसके झा पीडीएफ टाइप करो, तेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कहते हैं अगर इसको पढ़ते हैं बी तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे, पढ़ेंगे वेक्टर बी। ए नहीं, अब ये हो गया वेक्टर ए, यानी किसी के भी ऊपर तीर का चिन्ह लगा दो वो सदिश हो जाएगा। अब कहते हैं केवल अगर सदिश के पास दो चीजें हैं, सदिश के पास क्या क्या है? एक है परिमाण, एक चला है परिमाण, और एक है दिशा। ध्यान देना, एक है परिमाण और एक है दिशा। अगर हमको दिशा लगाना है तो तीर का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन अगर हमको खाली परिमाण मैग्नीट्यूड लिखना है, इसको परिमाण को इंग्लिश, परिमाण और परिणाम में डिफरेंस है, हम आगे जाएंगे तो बात करेंगे। अगर खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड लिखना है, खाली मैग्नीट्यूड अगर लिखना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी ये हो गया, इसमें अब दिशा भी है, दिशा है ना। खाली हमको अगर परिमाण लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, चला इसको हटा देंगे, अब ये खाली परिमाण हो गया, खाली मैग्नीट्यूड हो गया। या नहीं तो अगर इसको रहने देंगे तो एगो मॉड लगा देंगे, मॉड से ये एरो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना, या तो ऐसे खाली लिखेंगे, सदिश का चिन्ह हटा दिया, चिन्ह हटा दिया, यानी दिशा हटा दिया, दिशा हटा दिया, केवल परिमाण बचा। या नहीं तो अगर तीर का चिन्ह रहने देंगे, दोनों तरफ से मॉड ले लेंगे, दोनों तरफ से क्या ले लेंगे? मॉड ले लेंगे। तो कहते हैं या तो ए ऐसे लिखो, या इसके ऊपर तीर का चिन्ह हटा दो, या अगर तीर का चिन्ह रहने दो तो मॉड लगा दो। तो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे ही करते हैं, या तो बिना तीर के, या तीर रहेगा तो मॉड लगा देंगे। इसको हम वेक्टर ए नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सिर्फ ए पढ़ेंगे। इसको भी चला वेक्टर ए नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ ए पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसका भी कोई खास काम नहीं है, खाली तुमको जानना है नॉलेज के लिए। सदिशों का बीजगणित तब क्या है? सदिशों का बीजगणित दो प्रकार का होता है।
सदिशों के बीजगणित में हम लोग सदिश को अब जोड़ते हैं, हम बोले साधारण बीजगणित के नियम से सदिशों को नहीं जोड़ा जाता है। अगर हम सदिश की बात करें तो इसको साधारण बीजगणित के नियम से आप नहीं जोड़ सकते, इसका अपना अलजबरा है। उसी अलजबरा को हम वेक्टर अलजबरा कहते हैं, जिसको हम वेक्टर अलजबरा के नाम से जानते हैं, सदिशों का बीजगणित के नाम से जानते हैं। हमने क्या कहा, अगर आपका +2 साइंस होगा सर, इस टॉपिक का पीडीएफ सर आज 12 बजे से पहले मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आपका +2 साइंस होगा तो आप गौर फरमाइएगा, आपको एक किताब पढ़नी पड़ती है वेक्टर अलजबरा। ये पूरी बुक है वेक्टर अलजबरा की, यानी उसका खुद का अलजबरा है। वो जोड़ता भी खुद के तरीके से है, गुना भी खुद के तरीके से है, भाग भी खुद के तरीके से करता है। तो कहते हैं सदिशों का जोड़ नियम, एक है त्रिभुज का नियम। ये त्रिभुज का नियम महाबकवास से कभी नहीं पूछता है। अगर ये वेक्टर ए ऐसा हो और वेक्टर बी ऐसा हो तो इसके हेड पर इसका टेल आ जाएगा यहां, और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर। इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब परिणाम जो आएगा, वो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो, अगर इसका जो हेड है इसके ऊपर इसका टेल आ गया तो ये दोनों देखो आपस में सट गया यहां आकर, अब तब जो इसका रिजल्टेंट ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ध्यान देना, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इसके हेड पे इसका टेल आ गया, और हेड टेल समझता है चला, ये हेड है, आई टेल मतलब पूंछ होता है। तो ये जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। कहते हैं इसको त्रिभुज का नियम। सदिशों का जोड़ नियम में पहला है आपका त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इसका कोई काम नहीं है, बकवास टॉपिक। लेकिन अगला टॉपिक जो दूसरा नियम है जोड़ने का, दूसरा नियम है समानांतर चतुर्भुज का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। अब चला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, कहते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है। नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। सर बुक की बात मत करो, चला हम कल परसों तक तुमको बता देंगे डेट की बुक कब तक आएगी। कहते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से, अब यह है क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, हम दिखाते हैं आपको। समानांतर चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है चला, कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों को कहेगा जोड़ने का। जोड़ने का दो तरीका है, एक त्रिभुज का नियम है, एक समानांतर चतुर्भुज का नियम। अगर कहेगा ये दोनों को जोड़ने के लिए, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है आर, जोड़िएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और ई ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा है, इस समानांतर चतुर्भुज के नियम से अगर हम चलते हैं, ध्यान देना एकदम आराम से, इसी से न्यूमेरिकल पूछता है जब भी पूछता है। समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि अगर कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उसका जो परिणाम होगा, परिणाम और परिमाण में डिफरेंस है, जैसे 2 और 3 बराबर 5, तो ये रिजल्ट है, परिणाम है, परिणाम ना 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 परिणाम है। और ये जो 2 और 3 है चला, ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। जो निकल कर आता है वही परिणाम है। जैसे हम लोग कहते हैं ना बोर्ड का रिजल्ट आ गया, परिणाम है। तो कहते हैं यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उसका जो परिणामी होगा, परिणामी यानी आर, उसका जो परिमाण होगा, परिमाण को क्या बोले हम, डायरेक्शन नहीं देते हैं, परिमाण होगा, उसका फॉर्मूला होता है √(a² + b² + 2ab cos थीटा। √(a² + b² + 2ab cos थीटा। ये चैप्टर चला 2% बुझाता है। इस चैप्टर के बाद हर चैप्टर तुमको 100% बुझाएगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ध्यान देना, दर्द तो है चला, दर्द ना होता तो तू पढ़ने ना आता, तब तो तू खुद से कर लेता। अगर करंट अफेयर्स होता तो थोड़ा चला पढ़ना ना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी होगी।
बार बार हम करेंगे, लेकिन पहली बार में तो मत घबराओ, धीरे धीरे होगा। 2% मात्र बुझो न तुम, ये चैप्टर पूरा फिजिक्स में हर दिन आए, अपने धीरे धीरे क्लियर हो जाए। कहते हैं अगर कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, परिणामी यानी परिणामी आर है, उसका जो केवल परिमाण होगा वो √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर से समझो, अगर कोई दो सदिश ए और बी, इसी पर सारा न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो इसी पर पूछेगा, ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखो क्या कहता है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। समानांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण, परिणामी हो गया आर, इसका मैग्नीट्यूड यानी बिना सदिश के परिणामी का परिमाण √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। अब cos थीटा का रेंज सब जानता होगा, -1 से 1 के बीच होता है, यानी cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। अब देखो जहां थीटा क्या है, ये थीटा ए और बी के बीच का कोण है, ये जो थीटा है ये ए और बी के बीच का कोण है। तो जब आप गौर से देखोगे सर, तो इसमें आपको एक चीज दिखाई देगा कि सब एडिशन है, और किसी भी दो राशियों का जो स्क्वायर का एडिशन है, होगी स्क्वायर का एडिशन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर का जो एडिशन है ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। पहले r = √a² + b² 2ab cos थीटा का सीरीज दीजिएगा। जो न्यूमेरिकल का अरेंजमेंट है ना, टाइप 1 अभी करवाइएगा ना, उसमें वही कीजिएगा। पहले कहते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो परिणामी का जो परिमाण होगा वो r = √a² + b² + 2ab cos थीटा होगा। cos थीटा का मान -1 से 1 के बीच होता है। थीटा क्या है, ये ए और बी के बीच का कोण है, और दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है, चूंकि स्क्वायर है और दो अलग अलग है, इसलिए शून्य नहीं हो सकता। सबको 0 0 आप नहीं ले सकते, ए अलग है बी अलग, इसलिए ये कभी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक होगा, जब भी होगा धनात्मक हो। आप कहेगा क्यों, तो दो अलग अलग है, ई 0 लोगे तो 1 लेना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। और ये 1 लोगे, ये -1, दोनों माइनस लोगे, स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू कभी भी, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमको कहेगा दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी क्या नहीं हो सकता, हम कहेंगे शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, कहता है यदि कोई दो सदिश, देखो इसी का सवाल है, आज न्यूमेरिकल वाले बैच में 9 से 10 में वेक्टर एंड स्केलर ही आ रहा है। जिनको न्यूमेरिकल बनाना हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो 9 से 10 में लाइव आएंगे। और आज से मैंने कर दिया है कि जो बच्चे लाइव नहीं आएंगे उसका वीडियो जो है वो अब चलेगा नहीं, यूट्यूब पे आपको हर हाल में लाइव ही आके पढ़ना होगा, इसलिए लाइव ही आएगा 9 से 10 में। आज वेक्टर एंड स्केलर का ही हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए कि जो हम यहां अपने बैच में पढ़ाएंगे उसी का न्यूमेरिकल वहां देंगे, तो हमारे जो बच्चे जो हमसे जुड़े हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा। तो आज और जो हम अभी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, जो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उस सब का क्वेश्चन रहेगा शाम में 7:30 बजे ऑब्जेक्टिव में। तो तुमको दोनों चीज मिल गया, न्यूमेरिकल तुम प्रैक्टिस कर लो 9 से 10 में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो 7:30 में, लेकिन चला लाइव आकर। लेकिन अगर आप लाइव नहीं आ पाते हैं तो आप ही समझ लीजिए कि 30 से 40% का आपका नुकसान होना है, क्योंकि अगर आप लाइव नहीं आते तो कभी आप पूरा वीडियो देख नहीं पाते, और अगर लाइव आते हैं तो लगता है सर पढ़ा रहे हैं हमको पढ़ना है, और लाइव नहीं आते तो लगता है वीडियो तो है ये है देख लेंगे, उसमें आप पूरा वीडियो कभी नहीं देख पाते, उससे आपको भयानक नुकसान होगा 30 से 35%। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। 9 बजे आज हम न्यूमेरिकल का यही टॉपिक का बहुत सारा न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं, वेक्टर एंड स्केलर, ध्यान देना। कहते हैं यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल का परिमाण क्या होगा। देखो ये पूरब की दिशा है, प्लेन पेपर पे पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर होगा।
तो पूरब के तरफ कितना न्यूटन का बल लग रहा है? चला 3 न्यूटन का। पूरब के तरफ कितना न्यूटन का बल लग रहा है? तो कहेंगे पूरब के तरफ 3 न्यूटन। तो मान लेते हैं ए बराबर 3 न्यूटन, और कह रहा उत्तर नहीं, यदि पूरब की ओर 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की ओर 4 न्यूटन का, तो चला ये बी उत्तर है, इसको बी मान लिए, और ये है 4 न्यूटन। तुम किसी को ए किसी को बी मान लो। तो ए और बी के बीच का कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण है। अब तुमको क्या कह रहा है? देखो, अगर कोई वस्तु है, इस पर 3 न्यूटन का बल पूरब की तरफ, पूरब इधर है, तो मान लेते हैं ये वेक्टर ए, ये ए है। वेक्टर ए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। 3 न्यूटन में कोई दिशा दिया है क्या? इसको हम 3 न्यूटन मानते हैं, मैग्नीट्यूड है ये। और कहता है कि बी बराबर उत्तर की ओर, देख लो, कहता है उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन, तो बी बराबर हो गया चला 4 न्यूटन बल लगता है। तो परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल जो होगा, चला ये परिणामी बल ये होगा आर। देखो, समानांतर चतुर्भुज का नियम यही ना कहता था, यही ना परिणामी, ये ए ये बी होगा, ये बीच का कोण थीटा होगा, तो ये आर होगा, और आर का फॉर्मूला ये है। तुमको क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, तुमको क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन लगा दिए हम, 3 न्यूटन पूरब की दिशा में, तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन, ये उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी तो यही ना है, चला ये परिणामी बल क्या होगा? इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? थीटा बराबर हो जाएगा, दोनों के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान दो, थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा हो जाएगा तुम्हारा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अब चला बताओ कितना हो जाएगा? आर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ, यही निकालना आर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बस यही भर चैप्टर, कल भर का क्लास तुमको दर्द देगा, वह दे 2ab cos थीटा। अब सबका वैल्यू रख दो। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट कितना हो जाएगा बता? ए स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90 डिग्री। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व तो तुम करिए सकता, 3 3 9 4 4 16, 16 9 25 हो गया। अब cos 90 होता है 0, तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया। अब 16 9 कितना हो गया? 25, तो 25 हो गया, तो कितना हो गया? चला अंडर रूट ऑफ 25 बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन। ऐसे अगर तुम निकालते नॉर्मल अलजेब्रा से निकलता 4 और 3 7, जो कि नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका 5 न्यूटन। जल्दी से लिख लो, तुम्हारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। लाइव में आते हैं, मजबूरी में कभी कभी नहीं आ पाते। सर मजबूरी अलग मैटर है, हमको तो लगता है पढ़ाई से बढ़ के कोई मजबूरी नहीं है बच्चों की, पढ़ाई ही तेरी मजबूरी है। चला, हाँ, वो जो 7 न्यूटन लिख रहा है ना विमलेश बाबू, 7 न्यूटन नहीं होगा, कितना न्यूटन होगा? 5 न्यूटन। कैलकुलेट करो एक बार इसको, सीधा सीधा जोड़ दिए, 4 3 7 हो गया। ऑलरेडी आपका सर लिखा हुआ है हम, लेकिन इसका और सवाल अगर प्रैक्टिस करना है सर तो मिलेंगे हम लोग उसी में 9 से 10 में आज। यदि 2 सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश हो, सदिश परिणामी के परिमाण भी सदिश भी समान हो, तो उनके बीच का कोण क्या होगा? यदि 2 सदिशों के परिमाण समान हो और उनके परिणामी का परिमाण भी समान हो, तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो ध्यान से देखना, ये 2 सदिश है ए और बी, ये दोनों समान है, इसका जो परिणामी है वो भी समान है। यही ना क्वेश्चन कह रहा है, कहता है यदि 2 सदिशों का परिमाण यानी ए और बी का परिमाण समान है, समान कर दिए दोनों को, तथा उसके परिणामी यानी आर एन रिजल्ट है, यही ना परिणामी है, का परिमाण भी समान हो, तो कह रहा है इनके बीच का कोण क्या होगा? तो कोण निकाल देंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला आर बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब सब समान है, इस रूट को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट नहीं होगा तब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और तरीका रूट नहीं ना होगा, इस रूट को इस साइड ले आओ, स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर हम यहां आर की बात करते हैं
तो ये r जो है ये कितना e कह रहा है, सब आपस में बराबर है, मान लेते हैं सब x के बराबर है। सब किसके बराबर है? x के बराबर। तो हम कहेंगे भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके बदले प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एक्स कॉस थीटा, क्योंकि सब बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपका सर मैथ अच्छा है तो, और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, और यहां से चला 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से एक्स स्क्वायर काट दो, अब इसको सॉल्व कर लो। ये एक्स स्क्वायर गया, ये बच जाएगा कितना, ये 2 इस साइड आएगा तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब तो मैथ अगर बढ़िया है तो इसको सॉल्व कर लो, कॉस थीटा का वैल्यू निकालो कितना आता है, कॉस थीटा बराबर इस साइड आएगा 1/2 - 1 आ जाएगा, देखो कितना आता है। इसको अगर सॉल्व करना है तो ये ऐसे आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -1/2। अब -1/2 होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। हमारा मत गलियाना, अगर तो जो मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं ठीक है तो मामला नहीं बनेगा किसी शर्त पे। हेलो हेलो, आंसर हो जाएगा कितना चला, आंसर हो जाएगा 120। तो थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री। लेकिन फिर से हम समझाते हैं, यदि दो सदिशों के परिमाण समान हो तथा उनके परिणामी का परिमाण भी समान हो, देखो ये दो सदिश हैं जो समान है और उनका परिणामी का परिमाण भी समान है, यानी तीनों आपस में बराबर, तो इसको हम x मान लिए और सबको x x x मान लिए और इसको सॉल्व कर दिया, यू विल गेट द आंसर। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा दिक्कत होगा जेकर कमजोर है। कहता है a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। देखो इस सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 9 से 10 में हमको न्यूमेरिकल सर हमको पढ़ा दीजिए और यहां हमको थ्योरी करवा दीजिए, जल्दी जल्दी लिखो। अन्य कहेगा दोनों करवा दीजिए तो वो करवा देंगे, चलो हम दोनों लेकर चलते हैं, जिसको उसमें पढ़ना होगा वो उसमें भी आ जाएगा। a प्लस बी बराबर होता है a माइनस बी। यही चीज हम सर फिर से प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं और ज्यादा न्यूमेरिकल अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आएंगे, लेकिन इसमें तो आज तो लगभग यही रिपीट होगा जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, चला इसी का न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। कहता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर होता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये दिया हुआ है तुमको, दोनों तरफ अपने मन से मॉड ले लिए। अब मामला क्या है, चला मामला ये है कि अगर r बराबर होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड होता है ना, इसका भी सेम वैल्यू होता है क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b आ गया तो इसका जो वैल्यू होता है वो आता है वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो अगर खाली r रिजल्टेंट हमको यूज करना है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डन, सब यही बोल रहे हैं कि थ्योरी यहां करवा दो, न्यूमेरिकल वहां करवा दो, तो और ज्यादा सर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। आप लोग कमेंट्स कर दो सर, अगर लगता है कि नहीं थ्योरी यहां करवा दो, न्यूमेरिकल वहां मैक्सिमम करवा दो। 9 से 10 में जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो जो चैप्टर यहां चलाएंगे उसी का न्यूमेरिकल वहां चलाएंगे। क्या लाइव आके आप पढ़िए सर 9 से 10 में। वेरी गुड, टाइम भी कम है तो आप यहां थ्योरी कर लो और न्यूमेरिकल आप वहां कर लो चैप्टर वाइज।
कहीं कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन डिस्कशन आप शाम में कर लो, वो भी फ्री है। जरूरी है कि ऐप पे आके पढ़ाना है, आप वो भी कर सकते हो 7:30 बजे। आज जो अभी पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चन आपको सामने मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन वो मिलेगा, कुछ धीरे धीरे जब आप चैप्टर बढ़ जाएगा आपका तो और ज्यादा सर आपका ये हो जाएगा। जब चैप्टर सर आपका बढ़ जाएगा तो और ज्यादा रीच हो जाएगा क्वेश्चन, तो 10 के बदला आप तब 12-13 क्वेश्चन सामने आपको मिलने लगेंगे, आपके टॉपिक से 14 मिलने लगेंगे। तो आर बराबर होता है √(a² + b² + 2ab cos थीटा। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है √(a² + b² + 2ab cos थीटा। और जैसे यहां माइनस लग जाएगा यहां भी हम लोग माइनस लगा देंगे। क्लियर? अब देखो सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर थ्योरी यहां पढ़ा दो, न्यूमेरिकल 9 से 10 में चलने दो, तो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगा। चला जिंदगी में कभी कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप बैचेस को रेगुलर करते हो और अपना टाइम पढ़ाई में थोड़ा सा बढ़ा देते हो। एक और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको सर हम आज करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, एगो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मॉड ले लो। अब मॉड ले लोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा √(a² + b² + 2ab cos थीटा, ए प्लस बी का, और a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा √(a² + b² - 2ab cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे थीटा के लिए, यू विल गेट द आंसर। यहां से हम लोग इसको काट देंगे, a² b² कट जाएगा, a² b² कट जाएगा, ये हो जाएगा चला 4ab cos थीटा = 0। तुम कहेगा नहीं समझे रे मास्टर, ये क्या कर रहा है? a + b = a - b हो तो a और b के बीच का कोण ज्ञात करें। आई तो सर थीटा का साइन 0, 30, 45, 90 पर ही तुमको याद रखना होगा। आई तुमको याद ऑलरेडी होना भी चाहिए। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b है तो a और b के बीच का कोण ज्ञात करें। तो चला एक फॉर्मूला लिख दो, √, हम बोले a प्लस b का दोनों तरफ मॉड ले लेना है अपने मन से, a² + b² + 2ab cos थीटा = इसको हम लिखेंगे √। आज हो सकता है केमिस्ट्री का क्लास नहीं हो 4 बजे, तो हम 12 बजे से पहले एक वीडियो अपलोड कर देंगे फुल क्लास का, टेंशन नहीं लेना है। a² + b² - 2ab cos थीटा। सिर्फ केमिस्ट्री आज डिस्टर्ब रह सकता है, इट में बी। अब यहां से अगर हम आते हैं, ये हो गया a प्लस बी का मॉड, तो ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया माइनस वाला। आप इसको क्या करो सर, इसको आप काट दो। ये सर धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ये चैप्टर बड़ा उल्टा है, ये चैप्टर बहुत उल्टा है, धीरे धीरे समझ में आ गया। इसके बाद फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं, रूट से रूट गया, a² b² गया, तब क्या बच गया आपका 2ab cos थीटा = -2ab cos थीटा। अब यहां से ये 2ab गया, इस साइड आ जाएगा, ध्यान देना। ये 2ab को अगर हम नहीं भी ले जाते हैं तो यहां पे आपका है 2ab और यहां हो गया फिर ये 2ab, इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा। इस साइड आ गया तो 0 हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म इस साइड आ गया, जुट गया तो ये 0 ना बच जाएगा। 0 1 मत बचने देना, ये माइनस वाला प्लस में आता है तो 0 बचता है, भागा में आता है तब 1 बचता है। यहां से हम करेंगे cos थीटा = 0, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप अपना एडवांस मैथ को ठीक कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन ना ही गड़बड़ाएगा क्योंकि इसी चैप्टर में खाली यूज है, बाद बाकी किसी चैप्टर में सबका यूज नहीं है। वेरी गुड, 90 इज द राइट आंसर। हो गया, ये आपके नोटबुक में ऑलरेडी बना हुआ है, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चला 90 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू रख दो √(a² + b² + 2ab cos थीटा, इसका वैल्यू रख दो √(a² + b² - 2ab cos थीटा, काट खोट दो, आंसर आ जाएगा। अगला चला क्या है कि जो r का वैल्यू है ये होता है √(a² + b² + 2ab cos थीटा। हम देखो दिखाते हैं तुमको, r का जो वैल्यू है ध्यान देना, r बराबर होता है √, क्या होता है चला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ना वैल्यू होता है। अब कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान होता है +1 और मिनिमम मान होता है -1 के बराबर या बड़ा। अब मामला ये है कि अगर ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होगा और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान होता है +1, तब पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू +1, जो कि होगा 0 डिग्री पे। तो आर नहीं रहेगा, तब आर मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2ab, क्योंकि ये तो 1 हो गया। आपको सीधे रिजल्ट ध्यान में रखना है। तो आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो जाएगा ए प्लस बी। उसी तरीके से जब आप कॉस थीटा का वैल्यू माइनस में रखिएगा, तो माइनस में रखिएगा तो ये माइनस यहां आ जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, और तब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी आर मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस बी। देखिए, अगर जोड़ दीजिएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और घटा दीजिएगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। खाली ध्यान में रखना है कि आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर मीन इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, टेंशन लेना पड़ेगा, नहीं तो बुरा में जाएगा, ओकर अलावा कोई उपाय नहीं है। भाई हमर, सोना हमर, उठ जद्दोजहद कर सब्जेक्ट के साथ, तब उतरेगा तेरे दिमाग में। और ये जो चैप्टर अभी तुमको पढ़ाना, मात्र 2% समझ तुम, क्योंकि पूरे फिजिक्स में हर दिन पढ़ाएंगे हम इसको। लेकिन तू कोशिश तो कर यार, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करके तो दे। सब्जेक्ट वो चीज है ना, चला अगर तू नया मोबाइल ले ला, बार बार यही एग्जांपल देता है, पहले दिन बहुत दिक्कत होती है, लेकिन 3-4 दिन के बाद अगर आप उस मोबाइल को फेंकते नहीं हैं तो वो मोबाइल आपके लिए बहुत फ्रेंडली हो जाता है। इसलिए आपको समझना होगा, सीखना होगा। कहते हैं अगर आर का मान मैक्सिमम लेंगे तो कॉस थीटा का मान 1 लेना होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम मान 1 होता है। ये 1 ले लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर माइनस इतना हो जाएगा, अगर -1 लेंगे तो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा तो माइनस यहां आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो वही बात यहां लिखा हुआ है, कहता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आर मैक्सिमम आ जाएगा, आर मैक्सिमम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब +1, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब कॉस थीटा का वैल्यू -1 पुट करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी, आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपको इतना नहीं याद करना है, सीधा याद करना है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी और आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसका सवाल बड़ा उल्टा पुल्टा आता है, तो जब आएगा तो हम बात कर लेंगे उस पर। हो गया? इसका पीडीएफ सर आज मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। देखो द नेक्स्ट वन इज, अगला है तुम्हारा, कहता है अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। आज यही सब क्वेश्चन फिर से हम डिस्कशन करने वाले हैं 9 बजे, ध्यान देना। यही सेम क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा 9 बजे के बैच में, वहां थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तुम यहां भी पढ़ लेगा, वहां भी डबल हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन कंसंट्रेट करो अपने आप को। कहते हैं अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। अगर मान लो a बराबर 3 न्यूटन है या मान लो a बराबर 4 न्यूटन है, बड़का को a मानना है, और b बराबर है चला 3 न्यूटन, तो कह रहा है निम्न में से कौन नहीं हो सकता। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड कर लेते हैं। हम कहेंगे मिनिमम 10% खर्चा कर सकते हैं, मिनिमम 20% खर्चा कर सकते, मैक्सिमम 20%, मिनिमम 10%। तो क्या खर्चा नहीं कर सकते, तो 21% नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे मिनिमम हम 10% खर्चा कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 20% खर्चा कर सकते हैं, तो 21% खर्चा नहीं कर सकते। तो अगर हम आर की बात करें चला, तो आर का मान अगर हम बात करें तो आर का मैक्सिमम मान तुम डिसाइड कर लो कि मैक्सिमम हम कितना खर्चा कर सकते हैं।
तो कहेगा a प्लस बी, a प्लस बी कहेगा तुम कहना 4 + 3 = 7। कहेगा मिनिमम मान, अगर मिनिमम मान कितना, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी बोले तो 4 - 3 = 1। यानी हम 1 से लेकर 7 तक ही मान रख सकते, हो सकता है इसका परिणामी जो रिजल्टेंट है इसका वैल्यू 1 से लेकर 1 भी होगा और 7 भी होगा और इसके बीच में भी होगा। अब देख लेंगे जो इस रेंज में नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। कहता है कौन नहीं हो सकता, तो देखो तो 2 न्यूटन 1 और 7 के बीच में है, हो सकता है। 5 न्यूटन 1 और 7 के बीच में हो सकता है। 6 न्यूटन भी 1 और 7 के बीच में, लेकिन 8 न्यूटन है क्या 1 और 7 के बीच में? 8 न्यूटन 1 और 7 के बीच में है। मैक्सिमम मान है 7 और मिनिमम मान है 1। जब ये तुमको कहेगा कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता कौन सा वैल्यू, क्या खर्चा नहीं कर सकते, तो एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना होगा। तो मिनिमम वैल्यू आपके सामने है 4 - 3 = 1 और मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने है 4 + 3 = 7। ये तुम जान लो, चला पढ़ना तो तोरे पड़ेगा, कितना पढ़ना है वो तुम देख लो। कोई टीचर नहीं कि तेरा घोर के पिला देगा, जद्दोजहद करना होगा। तुम लोगों में सबसे बड़ा बीमारी क्या है जानता है? जब पैसा देता है तो 4-5 दिन तक खूब पढ़ता है, उसके बाद लगता है हो हमरा से लगता है नहीं हो पाएगा। कि वहां तू जो हारेगा ना, तो जिंदगी भर जो नहीं हो पाएगा वही सब करना पड़ेगा। ये तुम अपने जहन में डाल लो, और नहीं तो चीजें धीरे धीरे, अभी नई मोबाइल है ये तुम्हारी, धीरे धीरे पुरानी होगी तो तुम खुद इसके साथ फ्रेंडली हो जाओ, लेकिन पेशेंस तो रखो, ध्यान देना। चला कहते हैं अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। तो चला ये 3 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, क्या नहीं हो सकता? तो मैक्सिमम निकाल लो, मिनिमम निकाल लो। ये रेंज में जो होगा वो हो सकता है, जो नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। आंसर होगा, और नहीं तो ये बहुते लंबा चल जाएगा। पीडीएफ सर आपको हम आज शाम तक अपलोड कर देंगे इस चैप्टर का। एमबी बहुत ज्यादा खाता तो क्वालिटी कम कर लो। अब चला समकोणीय एकांक सदिश, आज यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा 9 से 10 में। समकोणीय एकांक सदिश क्या है? नाम है इसका समकोण। समकोण मतलब कितना डिग्री, सिर्फ पढ़ाई, कोई बकवास नहीं। समकोण मतलब कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। समकोण कितना डिग्री पर चला? 90 डिग्री पर। समकोण कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। लेकिन इस पर सर हम लोग बात करेंगे आगे अगली कक्षा में। देखो हमने क्या कहा तुमको, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने पढ़ा सदिश किसको कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा उसे सदिश कहते हैं। सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, उसका खुद का अलजबरा है। अब कहिएगा अदिश किसको कहते हैं? जो जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश कहते हैं। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अदिश, ये सारा सदिश और अदिश का हम लिस्ट बता दिए आपको। सदिशों, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं? तीर का चिन्ह लगा दो, सदिश हो जाएगा। केवल मैग्नीट्यूड लगाना लिखना है तब तीर का चिन्ह हटा दो, केवल मैग्नीट्यूड परिमाण हो जाएगा। सदिशों का बीजगणित जोड़ने का कोई खास तरीका नहीं है, इसको कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है अगर ये ए है ये बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो r = √a² + b² + 2ab cos थीटा हो जाएगा, जहां थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण है। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसका क्वेश्चन हमने बनाया, ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन दे दिया है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, लगा दो r = √a², 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 3 × 4 cos 90। उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाया है। क्या होगा? r का जो मैक्सिमम मान होगा वो a + b होगा, मिनिमम मान a - b होगा। यही ना हम बताए हैं। मैक्सिमम जब कहेगा तो a + b कर देंगे, मिनिमम जब कहेगा तो a - b कर देंगे। खूब मन लगा के पढ़िए, चला जद्दोजहद करो। हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे ना, तो पहला दिन जब सेमेस्टर स्टार्ट होता था, किताब लाते थे, लगता था ये पढ़ेंगे कैसे, लेकिन भागे नहीं तो सब पढ़ लिए, सब बुझा के। ये अभी तेरे लिए नई मोबाइल है, कल भर के क्लास में थोड़ा सा तुमको कष्ट हो सकता है कल तक, लेकिन यही कष्ट नहीं उठाएगा तो आगे नहीं बुझाएगा। लेकिन आगे जो है बड़ा स्मूथ होने वाला है तुम्हारा जर्नी। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन कल भर का क्लास तुमको थोड़ा सा दर्द देगा, हमको पता है, लेकिन वो दर्द आप सही है सर। मिलते हैं सर 9 से 10 में, सेम न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।